ये कहानी बारिश की रात एक युद्ध क्षेत्र पर शुरू होती है। लाशों के पहाड़ के ऊपर किन फेंक था जो 100 गुना तेज उम्र बढ़ने के प्रभाव में था। फिर भी प्राचीन भगवान के अवशेषों को साफ करने में सफल रहा। खंजर पकड़ने वाली एक महिला ने चिन फेंक की तारीफ की और निर्णय की आंख नामक दिव्य कलाकृति लेने का फैसला किया। कइन फेंक घायल और मृत्यु के कगार पर ने अपनी बहन कइन श्याओयू से पूछा कि वह उसे धोखा क्यों दे रही है। ठंडे स्वर में किन श्याओयू ने स्पष्ट कर दिया कि किन फेंक सिर्फ एक दत्तक पुत्र था जिसे उसके माता पिता ने अपनाया था। वह उसे अपना भाई नहीं मानती थी क्योंकि उनका खून एक जैसा नहीं था। एक सुनहरे बालों वाला व्यक्ति जिसका नाम सॉन्ग फेई था प्रकट हुआ और कहा कि किन फेंक उपयोगी साबित हुए थे। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और दिव्य वस्त्र को पकड़ते हुए वह मुस्कुराया और किन फेंक को धन्यवाद दिया क्योंकि उनके बिना किन शियाओ युआन वह कभी दिव्य वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाता। कहिन फेंक की पूरी उम्र एक ही बार में खत्म करने के लिए उसने आत्मा चुराने वाली तलवार पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी जो अब उसके शरीर में धंसी हुई थी। उसने पूछा कि क्या कहिन फेंक को उसकी अलविदा की भेंट पसंद आई। कहिन फेंक ने अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद कहिन शियाओयू को पाला था, उसे स्कूल में मदद दी और तब भी जब खेल दुनिया पर आया उसने उसके लिए अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन अब जब उसने देखा कि उसने उसे धोखा दिया है तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी गलत पहचान की थी। किन शियाओयू ने स्पष्ट कर दिया कि उनके माता पिता की मृत्यु के बाद किम फेंक उसके जीवन में दखल देता रहा, उसे आदेश देता और नियंत्रित करता रहा। पहले जब सॉन्ग फेई और उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत थी तब वह कुछ हद तक उपयोगी था, लेकिन अब जब उनके पास दैवीय कलाकृति थी उसके लिए उनका कोई और मूल्य नहीं था। सॉन्ग फेई कन फेंक पर झपटा उसकी जान लेने के लिए यह वादा करते हुए कि वह किन शियाओयू का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। जैसे ही मृत्यु करीब आ रही थी किन फेंक ने वादा किया कि वह उन्हें इससे बचने नहीं देगा। जैसे ही वह वाक्य पूरा करने वाला था सॉन्ग फेई ने उसकी जान ले ली। 2025 में वह अभिशप्त खेल आया जहां एकमात्र मुद्रा जीवन काल थी। मरने से जीवन काल की हानि होती थी जबकि राक्षसों को मारने से जीवन काल प्राप्त होता था। खिलाड़ी जीवन काल खर्च करके अपनी गेम की क्षमताओं को वास्तविक दुनिया में ला सकते थे। मजबूत लोग अपने हाथों से टैंक को कुचल सकते थे, तलवार से हवाई जहाज काट सकते थे और अपने शरीर से परमाणु विस्फोट सह सकते थे। उस क्षण से दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई और अराजकता फैल गई। वह अपनी बहन के साथ जीवित रहने के लिए लड़ा, अनगिनत कठिनाइयां सहते हुए मुश्किल से वैश्विक ताकतवरों की शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश कर सका। अंतहीन खतरों को पार करने और कई बार मृत्यु से बाल बाल बचने के बाद अंततः वह प्राचीन देवता के खंडहरों को जीतने में सफल हो गया और आई ऑफ जजमेंट नामक दिव्य वस्तु प्राप्त कर ली। आखिरकार उसके पास शिखर पर पहुंचने की योग्यताएं थीं, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी सफलता की कीमत उसके एकमात्र परिवार द्वारा विश्वासघात होगी। जीवन में की गई सारी कोशिशें महज एक हस्तक्षेप बनकर रह गईं और उसकी सारी लड़ाइयां केवल दूसरों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में लग गईं। अगर वह फिर से जी सकता तो वह उसने कसम खाई थी कि वह सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। लेकिन फिर कुछ हुआ और किन फेंक ने अपनी आंखें खोली। हैरानी की बात यह है कि वह अपने कमरे में था। वह जल्दी से उठ बैठा और महसूस किया कि यह असली दुनिया थी। वह उलझन में था क्योंकि उसे याद था कि वह मर चुका था, लेकिन जब उसने अपना फोन चालू किया तो उसने देखा कि यह वर्ष 2025 था। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने खूबसूरत शहर देखा, यह समझते हुए कि वह 9 साल पहले पुनर्जन्म हुआ था जिस दिन वह अभिशप्त खेल धरती पर उतरा था। अगले दिन उसकी बहन किन शियाओयू ने दरवाजा जोर से खोला और देखा कि किन फेंक घर में बैठकर कॉफी पी रहा था। वह गुस्से में आ गई और पूछा कि वह उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। उसने कूड़ेदान पर लात मारी। किन फेंक को याद आया कि जिस दिन वह अभिशप्त खेल उतरा था वह और किन शियाओयू का सॉन्ग फेई को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। दीवार पर सॉन्ग फेई के पोस्टर लगे थे। खेल के आने से पहले सॉन्ग फेई एक थोड़ा प्रसिद्ध अंडरग्राउंड आइडल थे और किन शियाओयू उनकी जुनूनी प्रशंसक थीं। सॉन्ग फेई सतही रूप से तो बहुत आकर्षक लगता था, लेकिन वास्तव में वह एक पूरा धोखेबाज था जिसने कई अपने प्रशंसकों को बेवकूफ बनाया, उनका पैसा और उनका फायदा उठाया। और चिन शाओयू को ठगे जाने से बचाने के लिए चिनफोंग हमेशा उसे उस लड़के के साथ घुलने मिलने से मना करता था। लेकिन अंत में हमारे लड़के पर उसका जीवन नियंत्रित करने का आरोप लगाया गया। अपनी उंगली से चिनफंग की ओर इशारा करते हुए शाओयू ने पूछा कि क्या वह बहरा है, यह कहते हुए कि सॉन्ग फेई का इस महीने पहला स्थान खोना उसकी गलती है। उसे धमकाते हुए कि अगर चिनफंग उसे पैसा नहीं देता सॉन्ग फेई को रैंक में ऊपर उठाने के लिए तो वह गुस्सा हो जाएगी। ठीक उसी समय ठंडे भाव के साथ चिनफंग ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसके गाल सूज गए और उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि चिन फेंक ने उसे मारा है। तीव्र दृष्टि से चिन फेंक ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास न तो बहस करने की इच्छा है और न ही समय, चेतावनी देते हुए कि अगर वह बहस करना जारी रखेगी तो उसे बल का उपयोग करना पड़ेगा। वह उसका मुंह तोड़ने वाला था। उसने उसका क्रेडिट कार्ड उसके सिर के ऊपर फेंक दिया और कहा कि यह वो पैसा था जो उनके माता पिता पीछे छोड़ गए थे, और चाहे कितनी भी कठिन स्थिति रही हो इन सभी वर्षों में अपने माता पिता के खातिर उसने तय किया कि वह उसका स्तर नहीं गिराएगा। लेकिन उसने एक बात स्पष्ट कर दी, आज से उसकी जैसी कोई बहन नहीं है। शियाओयू रोने लगी और खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाई। अपनी पिछली जिंदगी में शियाओयू की रक्षा के लिए चिनफेंग ने बहुत सारे अवसर खो दिए, बहुत सारे गुप्त खजाने और डंजन्स जो कि जोखिम भरी खोज की मांग करते थे, जिन्हें उसने छोड़ दिया। उसने कुछ नींद की गोलियां निकाली और एक का उपयोग करके
वह जिज्ञासु था और इस बोझ के बिना वह दूर तक जाने वाला था। इस बार उसने अपने पिछले जीवन से खेल की समझ का उपयोग कर हर किसी से आगे निकलने का निर्णय लिया और अब से किन शियाओयू अपने दम पर थी। और जहां तक सोंग फेई का सवाल है, हमारे लड़के ने फैसला किया कि वह इसे खुद संभालेगा। किन फेंग सो गए और विकल्प हॉल में दिखाई दिए। उन्हें इस जगह की याद आ रही थी जब से वे पहली बार यहाँ आए थे। वह इतने नर्वस थे कि उन्हें अपने करियर का चयन करने और यहाँ से जाने में कई घंटे लग गए। लेकिन यह समय उसे तेज होना था। अपने पिछले जीवन में उसने योद्धा चुना था ताकि किन ज़ायो की रक्षा कर सके। योद्धा श्रेणी कमजोर नहीं थी, लेकिन अब यह सही विकल्प नहीं था। अब किन ज़ायो के बिना वह अकेले जल्दी से साफ कर सकता था। गतिशीलता और प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। बिना एक सेकंड की देरी किए कदिन फेंग ने असैसिन वर्ग चुना। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि दिव्य कलाकृति न्याय की आंख को सफलतापूर्वक बांध दिया गया था। न्याय की आंख सक्रिय हो गई। इसमें एक निष्क्रिय अधिकार था। त्यागे गए खेल में प्रवेश करने पर कनिन फेंग स्वचालित रूप से उच्चतम रैंक के पेशे और प्रतिभा को प्राप्त करने वाले थे। हमारा लड़का अपनी पुनर्जन्म के बाद यह देखकर हैरान था कि न्याय का नेत्र उससे जुड़ गया था और उसने समझा कि यह कैसे काम करता है। जब तक कि कलाकृति अपने मालिक को पहचानती थी और भले ही इसे चुरा लिया जाता, यह बेकार होता, यह मानते हुए कि शायद यही कारण था कि वह पुनर्जन्म हुआ था। उसी समय छाया उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। फिर उसका शरीर बदलने लगा और उसके बाल सफेद हो गए, छाया में बदल गए। किन फेंक का रूप बदल गया था। छाया हथियारों के लिए उच्चतम स्तर का छिपा पेशा था। ये उसके पिछली जिंदगी में चुने हुए योद्धा पेशे से पूरी तरह अलग था। केवल इस पेशे को प्राप्त करने से ही उसे विशाल शक्ति मिल गई थी। किन फेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसे याद आया कि प्रत्येक पेशे के छुपे हुए उच्च स्तरीय पेशे को अनलॉक करने की बहुत कम संभावना होती है और न्याय की प्राधिकरण ने वास्तव में इस संभावना को निश्चितता बना दिया। प्रणाली ने सूचित किया कि न्याय की प्राधिकरण ब्रह्मांड में सबसे सच्चा और प्राचीन मूल प्राधिकरण था। इसकी शक्ति ने नियमों और आदेशों को अस्थायी रूप से पार कर लिया। किन फेंग इस प्राधिकरण को सक्रिय रूप से सक्रिय नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास दिव्यता नहीं थी, लेकिन इसका निष्क्रिय प्रभाव सक्रिय था। इस रहस्योद्घाटन ने हमारे लड़के को स्तब्ध कर दिया। अपने पिछले जीवन में यह उस अभिशप्त खेल के आने के 7 साल बाद तक नहीं था कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी भगवान द्वारा छोड़े गए क्षेत्र से निकलकर व्यवस्था के क्षेत्र तक पहुंचा। तभी मानवता ने व्यवस्था की शक्ति के अस्तित्व के बारे में जाना। लेकिन इस वास्तव में कई सालों बाद भी किसी ने आदेश की शक्ति प्राप्त नहीं की। किन फेंग ने कभी ऐसा हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। अब अपनी यात्रा की शुरुआत में उसने पहले से ही मौलिक अधिकार प्राप्त कर लिया था, जो आदेश और नियमों को पार कर गया था। जब तक वह भगवान के त्यागे हुए क्षेत्र को छोड़ दाचकर आदेश के क्षेत्र तक पहुंचकर दिव्यता प्राप्त कर सके, वह इस अधिकार को सक्रिय कर सकता था। अब इस जीवन में एक और लक्ष्य था। अब जब पेशे का चयन पूरा हो गया था, सिस्टम ने उसे उसका गेम उपनाम दर्ज करने के लिए कहा। किन फेंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर शैडो को चुना क्योंकि उसका पेशा जन्मा था। किन फेंग को भगवान के छोड़े हुए क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया। यह एक तबाह भूमि थी जिसमें अनगिनत राक्षस थे। उसे सावधान रहना था क्योंकि राक्षस उसे फाड़ने और उसकी आयु चुराने के लिए तैयार थे। कोई शहर छोड़ सकता था, राक्षसों को मार सकता था और विनिमय योग्य जीवन काल कमा सकता था, लेकिन अगर वे खेल में मारे गए तो उनका आधा जीवन काल खो जाएगा। दोनों व्यापार योग्य और गैर व्यापार योग्य। कचिन फेंग शेल टाउन में था, जो एक सुरक्षित क्षेत्र था। यहाँ कोई राक्षस नहीं थे और खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे और जीवन अवधि के नुकसान की गति 1 से गुणा थी। कई लोग इस खेल में खींचे गए थे। कुछ ने खाने के बाद झपकी ली थी और कुछ अन्य लंबी कामकाजी दिन के बाद सो गए थे, केवल इस जगह पर पहुंचकर समाप्त हो जाना। सभी की नजरें किन फेंग पर टिकी हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि उसका पेशा क्या था और न ही यह क्यों उनके पेशे से इतना अलग दिख रहा था। खंजर देखकर कुछ लोगों ने महसूस किया कि वह एक हत्यारा था। जल्द ही विभिन्न देशों के शक्तिशाली व्यक्ति एक के बाद एक दिखाई देने वाले थे, जो इस दुनिया के आदेश को फिर से स्थापित करेंगे। अगर किन फेंग उनसे आगे निकलना चाहते थे तो वे इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभ्यास किसी का इंतजार नहीं करता। तभी 3 आदमी और एक धनुर्धारी शहर वापस टेलीपोर्ट किए गए। आप देख सकते हैं कि यदि मॉन्स्टर हंट के दौरान खिलाड़ी मर जाते तो वे शहर लौट आते। खिलाड़ी गुस्से में थे और घबराए हुए थे क्योंकि जंगली मॉन्स्टर बहुत मजबूत थे। एक ही बार में राक्षस ने उनकी सारी जीवन शक्ति छीन ली थी। वे एक कमजोर स्तर 1 के क्रॉलर से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वे मिलकर उसकी केवल 1/3 सेहत ही कम कर सके थे और अब वे मर गए थे। उनकी उम्र आधी रह गई थी। उन्होंने आर्चर लिजी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। किन फेंग ने उसे देखना शुरू किया और याद आया कि आर्चर छोटे धनुष से शुरू करते हैं। उन्हें समझ आया कि वह भी एक छिपा वर्ग है। लिजी ने देखा कि किन फेंग भी एक छिपा वर्ग है। उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह साथ मिलकर टीम बनाना चाहता है। बाहर के राक्षस वाकई में बहुत ताकतवर थे और वे उन्हें अकेले नहीं संभाल सकते थे। उसकी टीम को पहले ही एक बार समाप्त कर दिया गया था, इसलिए उनके पास अनुभव था। किन फेंग ने इनकार कर दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। लिजी के साथी उस पर हंसे जब उन्होंने देखा कि वह पेशेवर होने का दिखावा कर रहा था। पांचों मिलकर राक्षस को हरा नहीं सके थे, इसलिए उसके अकेले ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। उनके अनुसार किन फेंग मौत की तलाश में था।
लिजी ने सिस्टम का उपयोग करके देखा कि किंग फेंग का उपनाम शैडो। हमारा लड़का शहर के बाहर की ओर जा रहा था। लिजी ने यह देखने के लिए उसका पीछा करने का निर्णय लिया कि क्या वे पता लगा सकते हैं कि उसके पास कौन सी क्षमताएं हैं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि शायद उन्हें राक्षसों के बारे में नई जानकारी मिल सके और देखें कि किन फेंग कैसे मरे। देवताओं द्वारा त्यागी हुई भूमि एक बहुत ही अस्थिर और खतरनाक जगह थी। लिजी और अन्य लोग गुप्त रूप से किन फेंग का पीछा करने लगे। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे आ गई, लेकिन ऑनलाइन खेलों का वर्षों का अनुभव होने के कारण उसने जल्दी से एक समूह बना लिया। हालांकि शहर के बाहर मिले पहले राक्षस ने उन्हें नष्ट कर दिया। वह जानती थी कि यह राक्षस ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे स्तर 1 का खिलाड़ी हरा सके। लिजी के मित्र नाराज थे, क्योंकि कइन फेंग का प्रारंभिक हथियार समूह के हत्यारे से अलग था। उसके पास एक खंजर था, लेकिन कइन फेंग के पास एक छोटी तलवार थी। हत्यारा ईर्ष्या महसूस कर रहा था, क्योंकि कइन फेंग उससे भी तेज था, लेकिन एक हत्यारे के रूप में उसकी चपलता सबसे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा चिन फेंग के कपड़े उससे अलग थे। चिन फेंग एक असामान्य खिलाड़ी लगता था, इसलिए लिजी ने निर्णय किया कि वह उसका पीछा करेगी, क्योंकि वह महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सकता था। चियान फेंग ने उन्हें घूरना शुरू किया, और इसे महसूस करते ही लिजी ने यह जाने बिना जल्दी से फिर से छिप गई कि क्या उन्हें देख लिया गया था। हमारे लड़के ने शैडो स्नीक तकनीक का उपयोग किया और बिना किसी निशान के उस जगह से गायब हो गया, एक छाया बन गया। लिजी और बाकी लोग कुछ हद तक भ्रमित थे, यह देखकर कि वह पतली हवा में गायब हो गया था। समूह के हत्यारे ने समझा कि यह एक गुप्त क्षमता थी, एक प्रारंभिक क्षमता जो अदृश्यता प्रदान करती थी। चिन फेंग अदृश्य हो गया था। लिजी ने निर्णय लिया कि वे कस्बे लौटकर खुद को सुधारने के तरीके ढूंढेंगे। बाहर जाना बहुत खतरनाक था। वे पहले ही एक बार मर चुके थे और उनका जीवन काल पहले से ही आधा हो गया था। उन्होंने एनपीसी को खोजने का निर्णय लिया ताकि छुपे हुए इनाम जैसे खजाने की खोज कर सकें। शैडो स्नीक एक कुशलता है जो उपयोगकर्ता को एक अवधि के लिए छुपा अवस्था में जाने की अनुमति देती है। हमला करने से उपयोगकर्ता प्रकट हो जाएगा और चुपके से बाहर आने के बाद पहली हिट बढ़ी हुई क्षति करती है। चुपके में महारत चुपके की अवधि को दोगुना कर देती है और चुपके के स्तर को 1 बढ़ा देती है। जैसा कि उम्मीद थी, शैडो वर्ग असाधारण था। इस स्तर पर एक सामान्य हत्यारे की चुपके का पता लगाना आसान होता, लेकिन शैडो वर्ग की अपनी चुपके में महारत थी, जिससे खेल के शुरुआती चरणों में किसी के लिए, यहां तक कि राक्षसों के लिए भी किन फेंग को नोटिस करना असंभव हो गया। हमारा लड़का ना चाहते हुए भी सोचने लगा कि लिजी और उसके दोस्त भोले हैं, क्योंकि शुरुआती नगर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वास्तव में आपकी शक्ति को बढ़ा सके। ये बस खिलाड़ियों के लिए एक शरण स्थल था। इस त्यागे गए खेल में कमजोर खिलाड़ी राक्षसों का शिकार मात्र थे। कुछ सेकंड बाद किन फेंग की चुपके की स्थिति समाप्त हो गई। फिलहाल अवधि बहुत लंबी नहीं थी। सौभाग्य से जैसे ही उसने स्टेल्थ सक्रिय किया, कूलडाउन शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड में वह फिर से गायब हो सकेगा। कहिन फेंग की स्थिति विंडो प्रकट हुई। उसका कोड नेम शैडो था और उसकी क्लास भी शैडो थी। उसकी ट्रेड न की जा सकने वाली आयु 75 वर्ष थी और ट्रेड की जा सकने वाली आयु 0 थी। 13 पॉइंट की शक्ति, 13 पॉइंट की कॉन्स्टिट्यूशन, 18 पॉइंट की एगिलिटी, मोह और आत्मा के 15 अंक। सभी खिलाड़ी 10 के आधारिक आंकड़ों के साथ शुरू करते थे और विभिन्न श्रेणियां अतिरिक्त बोनस प्रदान करती थीं। योद्धा वर्ग, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में चुना था, केवल उसे शक्ति और संविधान में 3 अंक देता था। लेकिन इस बार शैडो वर्ग ने सभी आंकड़ों में सुधार दिया था और चपलता 8 अंकों से बढ़ गई थी। उसके पास अभी भी 5 मुफ्त विशेषता पॉइंट्स थे जिन्हें सौंपना था। अधिकतर खिलाड़ी अपने पॉइंट्स शक्ति या आत्मा पर उपयोग करते हैं ताकि शारीरिक या जादुई आक्रमण शक्ति को बढ़ा सकें, लेकिन यह एक बड़ी गलती थी। एक भी सेकंड गंवाए बिना किन फेंक ने 5 अंक चपलता में लगाए, जो अब 23 अंक हो गए। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि शुरुआती खेल में चाहे कोई भी अपनी सांख्यिकी को कैसे भी वितरित करे, राक्षस हमेशा खिलाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाते और बिना नुकसान उठाए राक्षसों को मारने का एकमात्र तरीका था चपलता बढ़ाना और तेज करना। फिर कुछ ने किन फेंग का ध्यान आकर्षित किया। पेड़ के पीछे एक राक्षस था। यह एक स्तर 1 का क्रॉलर था, सामान्य ग्रेड का, लेकिन यह विकसित हो रहा था। किन फेंग सतर्क हो गया, यह देखकर कि यह जीवन काल को अवशोषित करता जा रहा था। उसने जल्दी से समझ लिया कि यही राक्षस था जिसने 4 खिलाड़ियों के समूह का सफाया किया था। रेंगने वाले ने चिन फेंक की उपस्थिति महसूस की। यह कुछ घायल था, क्योंकि इसका कुछ एचपी घट चुका था। राक्षस ने हमला किया, लेकिन चिन फेंक ने कूदकर उसे बचा लिया। जब राक्षस खिलाड़ियों को मारते थे तो वे उनकी जीवन अवधि प्राप्त कर सकते थे, और अगर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अवशोषित किया तो वे विकसित हो सकते थे। किन फेंक ने शैडो स्नीक सक्रिय किया और अपनी छोटी तलवार निकाल ली, और तभी जब क्रॉलर करीब आ सकता था, वह हवा में गायब हो गया। जबकि क्रॉलर देख रहा था कि वह कहां गया, किन फेंक ऊपर दिखाई दिया और स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक का उपयोग करते हुए राक्षस के ऊपर उतरा और उसके सिर में जोर से अपनी छोटी तलवार घोंप दी, जिससे 174 नुकसान हुआ। राक्षस को मार डाला और 10 अनुभव अंक प्राप्त किए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही वार में क्रॉलर को मार सकेगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि क्रॉलर की गर्दन पर हमला करने से एक क्रिटिकल हिट होता है। उसी समय एक प्रणाली विंडो प्रकट हुई जो यह सूचित कर रही थी कि अगर हमला दुश्मन की दृष्टि से बाहर से आता है तो कौशल बैकस्टैब से होने वाला नुकसान 2 गुना हो जाता है। इसने समझाया कि क्रॉलर एक वार में क्यों मर गया था।
बैकस्टैब कौशल कई क्षमताओं के साथ संयुक्त हो गया था, जिससे एक भयानक नुकसान गुणक बन गया था। किन फेंक शव को चुपचाप घूरने लगे। उन्हें याद आया जब वह एक योद्धा के रूप में खेलते थे तब भी एक आलोचनात्मक वार मुश्किल से 40 क्षति और उसे रेंगने वाले को मारने के लिए सदियों तक लड़ना पड़ा। इस प्रक्रिया में लगभग मर ही गया था। एक बार जब राक्षस मर गया तो उसने एक चमकता हुआ गोला छोड़ा जो जीवन अवधि थी। चिन फेंक ने अपनी मुट्ठी बांधकर जीवन अवधि को अवशोषित कर लिया। 3 दिन का व्यापार योग्य जीवन काल और 54 वर्ष और 155 दिन का गैर व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त किया। 5 लोग मर चुके थे। प्रत्येक ने कम से कम 20 से 30 वर्षों की आयु खो दी थी, जो कुल मिलाकर 100 वर्षों से अधिक हो गई थी। लेकिन क्योंकि क्रॉलर ने इसे पहले अवशोषित कर लिया था, किन फेंक को केवल 54 वर्ष प्राप्त हुए। फिलहाल गैर व्यापारिक आयु उपयोगी नहीं थी, लेकिन उसी समय न्याय की आंख का अधिकार सक्रिय हो गया। किन फेंक को अनंत विकास नामक प्रतिभा प्राप्त हुई। अकेले दानवों को मारकर उसे स्किल्स को उन्नत करने के लिए विकास अंक कमाने का मौका मिला। हर 24 घंटे में उसे 5 विकास अंक मिलते और अकेले बॉस श्रेणी के दानव को हराने पर विकास अंक सुनिश्चित होते। वर्तमान में केवल उसके पास 5 अंक थे। उसके पास असीमित विकास था और वह अपनी क्षमताओं को सुधार सकता था। अपने पिछले जीवन में उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, चाहे मॉन्स्टर्स ने कोई भी उपकरण या स्किल बुक गिराई हो। इसकी ग्रेड फिक्स थी और इसे सुधारने का कोई तरीका नहीं था। यह नियमों और व्यवस्था से परे की शक्ति थी। हमारे लड़के ने इसे आजमाने और शैडो स्नीक और बैकस्टैब को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। उसने 4 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च किए और कौशल सफलतापूर्वक सुधर गए। आरंभिक कौशल शैडो स्नीक सामान्य से कांस्य में बदल गया और अवधि 12 सेकंड से बढ़कर 16 सेकंड हो गई। ब्रेकिंग स्टेल्थ अटैक बोनस 60 से बढ़कर 90 हो गया और कूल डाउन समय 2 सेकंड कम हो गया। बैकस्टैब निम्न से सामान्य हो गया और क्षति 5% बढ़ गई। शैडो स्नीक अब 16 सेकंड तक चलने लगा और स्टेल्थ मास्टरी के साथ यह 32 सेकंड तक बढ़ गया। इतनी लंबी स्टेल्थ अवधि के साथ अब वह स्थायी रूप से अदृश्य रह सकता था और अगर उसकी क्षमताओं में पहले सुधार किया गया होता तो वह एक पूरी एचपी क्रॉलर को एक ही वार में समाप्त कर सकता था। तभी एक लड़के ने, जो एक महिला के साथ था, उल्लेख किया कि यह गेम आसान था क्योंकि एक कमजोर लड़के जैसे किन फेंक ने अकेले एक राक्षस को गिरा दिया था। महिला ने उसकी प्रशंसा की, सोचते हुए कि उसकी काया के साथ वह 10 लोगों का सामना कर सकता होगा। लड़का मुस्कुराने लगा और उसकी रक्षा करने का वादा किया। किन फेंक ने देखा कि पेड़ में एक राक्षस छिपा हुआ था। लड़के ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह उसके साथ टीम बनाना चाहता है। चिन फेंक ने खतरा महसूस किया और शैडो स्नीक का उपयोग करके गायब हो गया। इसे देखकर लड़के को लगा कि उसकी मांसपेशियों ने उसे डराया है। एक मकड़ी जमीन पर उतर आई, जिससे वे घबरा गए। यह पहले स्तर और कांस्य ग्रेड का मॉन्स्टर पोषण करता था। इसने हमला किया और उनकी जान ले ली। किन फेंक को याद आया कि पोषणकर्ता एक प्रारंभिक बॉस था जिसके पास 16 संपूर्ण स्वास्थ्य अंक थे। यह सामान्य नौसिखिया द्वारा संभाला जाने वाला नहीं था और इसके अलावा इसके अधीन कई छोटी मकड़ियां थीं। पोषक ने खाना शुरू किया और चिन फेंक ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी उन्नत क्षमताओं की शक्ति का परीक्षण किया। स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक का उपयोग करते हुए चिन फेंक ने अपनी छोटी तलवार को मकड़ी की आंख में भौंका। उसने प्रतिघात किया, लेकिन चिन फेंक ने सही समय पर प्रतिक्रिया दी और हमले से बचने के बाद वह साइड में हटा और शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके अदृश्य हो गया। हमारे लड़के के हमले ने 338 नुकसान पहुंचाया और इस प्रक्रिया में उसे 9 नुकसान हुआ। उसने अपनी फुर्ती के कारण मुश्किल से बच पाया। किन फेंक के पास 130 ईपी पॉइंट्स थे और अगर मकड़ी का हमला जुड़ जाता तो वह तुरंत मर जाता। वह यह देखकर प्रभावित हुआ कि उसके हमले ने बॉस को 300 से अधिक नुकसान पहुंचाया था। नर्चर गुस्से में था और इस प्रक्रिया में क्षेत्र के पेड़ आधे में बंट गए। किन फेंक को पता था कि ये राक्षस बुद्धिमान थे और यह कि मकड़ी खड़े रहकर वार नहीं सहतेगी। मकड़ी अंधाधुंध हमला कर रही थी ताकि किन फेंक के स्थान की पहचान हो सके। अब छोटे मकड़ियां भी सतर्क हो गई थीं, इसलिए वह बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ सकता था। जब मकड़ी ध्यान भटका हुआ था तो किन फेंक ने मौके का फायदा उठाकर एक पत्थर फेंका जो सीधे उसके पेट पर लगा। 99 अंकों का नुकसान हुआ। छिन फंग ने एक और पत्थर उठाया और उसका अनुमान सही था, यह महसूस करते हुए कि उसका मुख्य नुकसान स्टील्थ एम्बुश स्ट्राइक कौशल के बोनस और क्लास कौशल वृद्धि से आया। इसलिए यहां तक कि पत्थर फेंककर भी वह मजबूत नुकसान कर सकता था। अब उसे सिर्फ शैडो स्नीके के कूलडाउन से बाहर आने का इंतजार करना था और फिर एक पत्थर फेंको। इस तरीके से पत्थर एम्बुश स्ट्राइक, बैकस्टैब और कमजोर बिंदु हमले के बोनस को सक्रिय करने वाला था। जैसे ही शैडो स्नीकी का कूलडाउन खत्म हुआ, किन फेंक ने फिर से एक पत्थर फेंका, मकड़ी को 269 अंकों का नुकसान पहुंचाया और फिर से शैडो स्नीक को सक्रिय किया। उसकी योजना सरल थी, शैडो स्नीक के ठंडा होने तक छुपे रहना और फिर से हमला करना। उसी समय नगर में लीडरबोर्ड अपडेट हुआ, जिससे पता चला कि खिलाड़ी शैडो ने ब्रॉन्ज ग्रेड के बॉस नर्चर को मार दिया था।
स्तर 2 तक पहुंचने वाला सबसे पहला खिलाड़ी सूची में नंबर 1 के रूप में उभरा। अन्य खिलाड़ी आश्चर्यचकित थे क्योंकि अधिकांश भीड़ के कारण मारे गए थे और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि कोई पहले से ही एक बॉस को कैसे हरा चुका है। लीजी और बाकी लोग चुप थे जब उन्होंने देखा कि किन फेंक ने एक बॉस को हराया और स्तर 2 तक पहुंच गया, जबकि वे सामान्य भीड़ को भी संभाल नहीं पा रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि यह निश्चित रूप से एक प्रणाली की गलती है। वह महिला और पुरुष जिन पर विशाल मकड़ी ने हमला किया था शहर में फिर से दिखाई दिए और शहर में उपस्थित हुए और यह देखकर स्तब्ध रह गए कि किसी ने बड़ी मकड़ी को मार दिया था और यह समझ गए कि शैडो वही लड़का था जिसे उन्होंने पहले जंगल में देखा था। जंगल में वापस सिस्टम ने घोषणा की कि किन फेंग ने बॉस पोषणकर्ता को मार दिया था, जिससे उसे 300 अनुभव अंक और 2 विकास अंक प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त शेल टाउन की स्तर लीडर बोर्ड अनलॉक हो गई। बिल्कुल सही, हमारे लड़के को एक प्रतिष्ठा अंक दिया। किन फेंक ने मकड़ी की जीवन अवधि को अवशोषित करना शुरू किया। जैसे ही बड़ी मकड़ी मरी, छोटी मकड़ियां बिखर गईं, जो बेकार था। उसे अफसोस हुआ क्योंकि उसे पहले छोटी मकड़ियों को मारना चाहिए था ताकि और अनुभव प्राप्त हो सके। उसे 46 व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त हुआ और एक नई कौशल पुस्तक मिली जिसका नाम कांस्य गुणवत्ता का लालची हाथ था। साथ ही एक संक्षारक डैगर प्राप्त हुआ जिसमें 35 क्षति अंक और 4 चपलता अंक थे। लालची हाथ कौशल सीखने के बाद किन फेंग इसे पराजित राक्षसों पर इस्तेमाल कर सकता था, जिससे अतिरिक्त लूट के पुरस्कार प्राप्त करने का 20% अवसर मिलता। कियान फेंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक कांस्य बॉस इस देवी स्तर की हत्यारे की क्षमता गिराएगा। इस कौशल ने लूट अधिग्रहण को काफी बढ़ा दिया। देर गेम में शक्तिशाली बॉस को हराने पर 20% संभावना होती है कि अतिरिक्त लूट मिलेगी। जो किन फेंग को अपने पिछले जीवन से याद था, उस अनुसार गॉड स्लेयर गिल्ड में एक आदमी था जिसकी युद्ध शक्ति औसत थी, लेकिन इस कौशल के कारण वह सबसे अधिक मांगे जाने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गया। उसके पास एक निजी बॉडीगार्ड भी था जो उसे हर जगह ले जाता था। किन फेंग की आंखें आश्चर्य से खुल गईं, यह महसूस करते हुए कि हालांकि सक्रियण दर केवल 20% थी, अगर वह इसे अपनी अनंत विकास प्रतिभा के साथ जोड़ दे तो वह ड्रॉप दर और लूट की मात्रा दोनों को अनंत रूप से बढ़ा सकेगा। अगले दिन छात्र स्कूल जा रहे थे। शियाओ युए की दोस्त ने पूछा कि क्या वह किन फेंग को नहीं बुलाने वाली है और माफी मांगो, उसे याद दिलाते हुए कि कल उन्होंने गुप्त रूप से सॉन्ग याय का समर्थन करने के लिए परीक्षा छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि किन फेंग उससे नाराज होगा। जाओयू ने इनकार कर दिया क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था और उसकी वजह से वे प्रवेश का समय लगभग चूक गए थे। उसके अनुसार माफी तो किन फेंग को मांगनी चाहिए। उसकी दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की क्योंकि किन फेंग ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और पूछा कि उसके चेहरे पर क्या हुआ है। श्याओयू अपने फैसले पर अडिग रही क्योंकि किन फेंग ने उसकी बातों में दखलंदाजी की और उसने बहाना बनाया कि वह ठोकर खाकर गिर गई थी और उसका चेहरा चोटिल हो गया था। स्कूल में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि कई छात्र एक कक्षा के सामने जमा है। दोस्त को जिज्ञासा हुई और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वह उस कक्षा में पहुंची जहां उसने देखा कि जियांग वेई का शरीर अर्ध पारदर्शी हो रहा था। झांग वेई के एक दोस्त ने बताया कि वह निश्चित नहीं था, लेकिन अभी अभी वेई ने कहा था कि वह झपकी लेने जा रहा है और जब वे मुड़े तो वह पहले से ही ऐसा था। यह एक अलग घटना नहीं थी, यह इंटरनेट पर हर जगह हो रही थी। दुनिया भर के लोग इसी तरह की घटना का सामना कर रहे थे और कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि अगर कोई सो गया तो वह भूत की तरह अर्ध पारदर्शी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा और कोई नहीं जानता था क्यों। दोस्त ने सतर्क रहकर उसके माता पिता को चेतावनी देने के लिए फोन करने का निर्णय लिया और श्याओयू को भी उसके भाई को चेतावनी देने के लिए फोन करने की सलाह दी ताकि वे भी सतर्क रहें, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह उसे संपर्क करने के बजाय मृत देखना पसंद करती थी। इस बीच किन फेंग ने नए कौशल ग्रीडी हैंड का विकास किया, इसे कांस्य गुणवत्ता से स्वर्ण में उन्नत कर दिया। अब दुश्मन को लूटते समय अतिरिक्त लूट प्राप्त करने की संभावना 20% से 70% तक बढ़ गई और इसके कारण हमारे लड़के ने लालची हाथ सीखा और 2 अंक प्राप्त किए। किन फेंग ने अपनी मुट्ठी बांधी और कौशल को सक्रिय किया जिसमें उसने 2 विकास अंक और 46 दिन की व्यापार योग्य आयु प्राप्त की। वह 2 विकास अंक प्राप्त करके अधिक से अधिक संतुष्ट था और जानता था कि लालची हाथ को स्तर 3 तक उन्नत करने के लिए उसे 3 अंकों की आवश्यकता होगी और जल्द ही उसके पास अतिरिक्त लूट प्राप्त करने का 100% मौका होगा। वह जानता था कि दुनिया की सरकारों को अब तक इस स्थिति का एहसास हो गया होगा और अधिक से अधिक लोग खेल में आने वाले थे, इसलिए उसे अपनी प्रगति को तेज करना था और जो कुछ वह उपयोग कर सकता था उसे सुसज्जित कर लिया। छिन फेंक ने कांस्य गुणवत्ता के संक्षारक खंजर को सुसज्जित किया जिससे 35 आक्रमण अंक और 4 चपलता अंक प्राप्त हुए। उसने छाया गुप्तता सक्रिय की ताकि राक्षसों का ध्यान न आकर्षित हो, यह जानते हुए कि ज्यादा समय नहीं होगा जब लोग समझ जाएंगे कि इस खेल से प्राप्त कौशल और उपकरण वास्तविक दुनिया में लाए जा सकते हैं और जब ऐसा होगा तो दुनिया अराजकता में फंस जाएगी। कौशल और उपकरण निकालने के लिए 2 शर्तें आवश्यक थीं। पहला, स्तर 10 तक पहुंचना और दूसरा, पर्याप्त व्यापार योग्य आयु होना। छोटे राक्षसों को हराने में बहुत समय लगता था, इसलिए उसने मजबूत बॉस खोजने का निर्णय लिया। जब वह क्षेत्र में चल रहा था उसने किसी को लड़ते हुए सुना और जब वह चट्टान के पास गया तो उसने देखा कि कई खिलाड़ी स्तर 2 के स्प्रिंट शिकारी ब्रोंको के खिलाफ लड़ रहे थे। ये कहा गया था कि जब वांग मंग पहली बार 4 सेकंड गेम में दाखिल हुए
उसने छिपी हुई श्रेणी के खिलाड़ियों की एक पूरी टीम इकट्ठी कर ली थी। उसकी टीम के 6 सदस्य छिपी हुई श्रेणी के उपयोग करता थे। वांग मंग ने पवित्र अवरोध का आह्वान किया, जिससे एक स्वर्णिम अवरोध बना जो राक्षस को दूर कर सके। दूसरी श्रेणी के पवित्र शील्ड योद्धा, जिनके पास सामान्य योद्धा के मुकाबले दोगुने बुनियादी आंकड़े हैं, और जैसे इतना ही पर्याप्त न हो, उसके पास एक स्वाभाविक अजेयता कौशल भी था। जब राक्षस विचलित था, तब टीम के जादूगर ने एक अग्नि गोला बुलाया जो प्राणी की बांह पर सीधा लगा। उसके पास जादूगर वर्ग की एक छुपी हुई पेशा थी जिसे पैगंबर कहा जाता था, जिसने उसे एक सामान्य जादूगर की तुलना में दोगुना जादुई नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी, और इसमें एक समाहित भविष्य सूचक अग्नि था। टीम के आर्चर के पास शार्प आइड शूटर नामक गुप्त पेशा था, जो साधारण आर्चर के दोगुने आंकड़े प्रदान करता था, और इसके साथ एक त्वरित शॉट कौशल शामिल था। पुजारी के पास ओरेकल प्रीस्ट वर्ग था, जिसके पास सामान्य पुजारी से 2 गुना उपचार शक्ति और एक समूह उपचार क्षमता थी। तीरंदाज और जादूगर ने एक साथ हमला किया, लेकिन राक्षस ने बिना ज्यादा प्रयास के हमलों से बच निकलकर वांग मंग पर हमला किया, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तीरंदाज दूरी से किए गए हमलों के नहीं लगने पर घबरा गया। यह सोचकर कि यह बॉस बहुत तेजी से था, पुजारी ने वांग मंग को ठीक किया, और उसने तय किया कि इस बॉस को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि हमला जारी रखा जाए, जबकि हीलर्स उपचार का ध्यान रखें। उसने देखा कि उसने धीरे धीरे राक्षस की सेहत को कम करने की योजना बनाई। किन फेंग ने सोचा कि वांग मेंग बहुत आशावादी था, लेकिन उसे पता था कि वह सबसे महत्वपूर्ण बात भूल रहा था। यह जंगली प्रकृति थी, और अगर लड़ाई लंबी खींचती तो अन्य राक्षस आकर्षित हो जाते। उसी समय 2 राक्षस वांग मंग के पीछे प्रकट हुए। किन फेंक ने उन्हें भ्रष्टकर्ता के रूप में पहचाना, जो सामान्य स्तर के 2 राक्षस हैं और गहरे भूरे कीचड़ से ढके होते हैं, और जो दूरस्थ हमलों में विशेषज्ञ होते हैं। टीम का तलवारबाज राक्षसों की ओर दौड़ा और उनमें से एक पर हमला किया। उसके पास एक छुपा हुआ वर्ग था जो हमारे लड़के ने पहले नहीं देखा था। हमले से 33 अंक का नुकसान हुआ, और तलवारबाज को जल्दी ही समझ आ गया कि इन राक्षसों की रक्षा बहुत अधिक थी। भ्रष्टाचारी ने तलवारबाज पर कीचड़ उगल दिया। ये जमीन में बांधने वाली चीज थी, और अब उसकी गति कम हो गई थी। दूसरा भ्रष्टाचारी जादूगर का पीछा करने लगा, जिसे मजबूरन आंसू भरी आंखों से भागना पड़ा। लेकिन तभी किन फेंग पलक झपकते ही कूद पड़ा, राक्षस का सिर काट दिया, जिससे 441 अंकों के क्षति जादूगर को बचाकर और सभी को हैरान कर दिया। हमारे लड़के का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने भ्रष्टाचारी को एक ही वार में हरा दिया। जादूगर उलझन में पड़ गई। यह नहीं जानती थी कि यह किसने किया और क्या कोई मदद कर रहा था। अपनी तलवार की मदद से तलवारबाज खड़ा हुआ। वह यह देखकर हैरान था कि किसी ने एक ही वार में स्तर 2 के भ्रष्टाचारी को खत्म कर दिया था। दूसरी ओर उनके लिए एक स्तर 1 भ्रष्टाचारी को हराने के लिए उन्हें 10 सेकंड के लिए मिलकर काम करना पड़ा। भ्रष्टाचारी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर से किन फेंक बिजली की तरह हिले और उस दानव का सिर काट दिया। तलवारबाज डर से कांपने लगे और पूछा कि क्या लीजी ने देखा कि यह किसने किया। उसने घबराकर कहा कि उसने नहीं देखा। वांग में खड़े होकर उनसे ध्यान न भटकाने को कहा। भीतर ही भीतर वह उम्मीद कर रहे थे कि किन फेंक उनके साथ है। अब केवल स्प्रिंट प्रेडेटर ही बचा था, और हमारा लड़का एक शाखा से देख रहा था। 2 स्तर 2 क्रप्टर को मारने के इनाम के रूप में उसे 40 अनुभव अंक, एक विकास बिंदु, साधारण गुणवत्ता के विज डार्ट नामक कौशल पुस्तक और 8 दिन की विनिमय योग्य जीवन अवधि प्राप्त हुई। चिनफेंग ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और वेनम डार्ट को विकसित किया, क्योंकि यह मध्य दूरी का एक आदर्श जहर नुकसान कौशल था। इसे विकसित करने पर कौशल स्तर 2 तक बढ़ गया और साधारण गुणवत्ता से सिल्वर में बदल गया। इससे उपयोगकर्ता को अधिकतम 14 मीटर की दूरी तक घातक जहर का तीर फेंकने की क्षमता मिली, जो प्रभाव पर 120 हमले क्षति अंक देता है और विष की स्थिति लागू करता है। 5 सेकंड के कूलडाउन के साथ स्थिति झर प्रति सेकंड 50% सतत क्षति देती है, जो 5 सेकंड तक चलती है और इसे स्टैक नहीं किया जा सकता। राक्षस ने फिर से हमला किया। वांग मेंग अपने ढाल से उस हमले को रोकने में सफल रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में प्राणी ने अपनी तेज अंग को उसके पेट में घोंप दिया। वांग मंग ने अपनी ढाल और गदा जमीन पर गिरा दिया और राक्षस ने इसका फायदा उठाते हुए उसे दूसरी अंग से छेद दिया। उसके कारण उसे भयंकर दर्द हुआ। धनुर्धारी डर से कांपने लगा। पुजारी घबरा गया, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था, क्योंकि वह जल्दी से ठीक नहीं कर सकता था। निराशा में वांग मेंग ने उनसे भागने के लिए कहा। किन फेंक ने एक डार्ट चलाया जो स्प्रिंट प्रेडेटर के सिर में जा घुसा, जिससे 845 अंक का नुकसान हुआ। जादूगर और तीरंदाज यह देखकर चौंक गए कि हमले ने बॉस के आधे स्वास्थ्य अंकों को छीन लिया था। राक्षस और वांग मेंग दोनों दर्द से तड़पने लगे और विष दानव के घाव से निकलने लगा, जब तक कि उसका शरीर जमीन पर नहीं गिर गया, जिससे बार बार 324 नुकसान हुआ। चूंकि किन फेंक ने 90% से अधिक नुकसान किया था, लूट उसी की थी और स्प्रिंट प्रेडेटर को मारने के लिए उसे 600 अनुभव अंक प्राप्त हुए, जिससे वह स्तर 3 पर पहुंच गया। 2 विकास अंक और व्यापार योग्य जीवन काल के 55 दिन प्राप्त हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि विश डार्ट का समय के साथ होने वाला नुकसान उसकी क्लास की पैसिव एबिलिटी को सक्रिय कर देगा। स्टेल्थ के साथ वह अदृश्य रह सकता था और अनंत काल तक डार्ट फेंक सकता था, और अब प्रारंभिक और मध्य खेल में उसे कुछ भी नहीं रोक सकता था। लूट दानव की लाश से उभरने लगी। वांग मेंग दानव को हुए नुकसान की मात्रा देखकर हैरान रह गया और कुछ सेकंड बाद लूट डिस्प्ले
वांग मिंग खड़े हुए और उन सभी को बचाने के लिए किन फेंग का धन्यवाद किया, लेकिन हमारे लड़के ने स्पष्ट कर दिया कि वाइल्डलैंड्स में लोगों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, जिससे सभी चौंक गए। वांग मिंग ने हमारे लड़के को धन्यवाद किया कि